तो आज का जो टॉपिक है वो है किडनी का। तो आज किडनी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे रुक रुक कर पेशाब आना। अगर रुक रुक कर पेशाब आ रहा है तो किडनी चेक कराएं। पेशाब में प्रोटीन आता है तब भी रुक रुक कर पेशाब आता है। मुंह में मेटालिक टेस्ट होना, जैसे अमोनिया के जैसी स्मेल होना। प्रोटीन वाली चीज़ें अच्छी ना लगना या खाने का दिल नहीं चाहना। प्रोटीन वाली चीज़ देख के मतलब दिल उसको नहीं लेना, दिल को। फिर दिल घबराना, बार बार उल्टी होना या फिर उल्टी जैसी फीलिंग होना। खुजली होना बॉडी में, भूख ना लगना, सूजन होना कहीं पर भी, ख़ास तौर से पैरों पे सूजन आ जाती है अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है तो। और पैरों के गट्टे जो होते हैं ना, हड्डी जो पैर में होती है वो जो होती है वो भी सूज जाती है। देखिए, सूजन होती है वाटर रिटेंशन से, जब आपकी किडनी ठीक से पानी फिल्टर नहीं कर पाती है और बॉडी में पानी रुकने लगता है तो एक्स्ट्रा पानी की वजह से सूजन आती है। और क्या होता है, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो तो पानी तो रुका हुआ ही है, ऊपर से बॉडी बाहर से भी पानी खींचने लगती है। तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है बॉडी में और बॉडी एकदम से सूज जाती है, स्वेल हो जाती है। बॉडी में पानी का रुकना, बार बार पेशाब आना, ख़ास तौर से रात में, एक बार में खुलकर पेशाब ना होना, पेशाब रोकने में परेशानी होना, मतलब ज़्यादा टाइम तक आप पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते और पेशाब ना चाहते हुए भी निकल जाता है। डायबिटीज़ वालों को भी यही सिम्टम होता है कि रात में बार बार पेशाब को जाना और पेशाब को रोक नहीं पाना। इसके अलावा गाउट, किडनी स्टोन, आँखों में सूजन, स्किन पे खुजली होना, पेशाब में ग्लूकोज या प्रोटीन का आना, मतलब पेशाब में शुगर का आना, पेशाब में अमोनिया जैसी स्मेल आना, पेशाब गहरे कलर का होना, मतलब गहरा पीला, और पेशाब में झाग आना। झाग वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है पेशाब में। हाई ब्लड प्रेशर, थकान रहना। तो इनमें से जो मैंने बताए हैं, अगर आपको कई सारे सिम्टम्स हैं आपके अंदर तो आप समझ लीजिए कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। असल में किडनी की प्रॉब्लम में भी हमें शुगर को ही कंट्रोल करना होता है। अगर आप अपने खाने में शुगर को कम कर दें तो आपकी किडनी हील होना स्टार्ट हो जाती है। असल में अगर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो सबसे पहले वो किडनी पे ही अटैक करती है। तो किडनी में चाहे आप एंड स्टेज पर ही क्यों ना हो, अगर शुगर पे कंट्रोल कर लिया तो किडनी हील हो जाती है। तो अब आते हैं इलाज पर। इलाज में डाइट उसी तरह से लेना है जैसे मैंने बताई है। 15 डेज वेट लॉस डाइट प्लान और 15 डेज फास्टिंग डाइट ज़रूरी है, क्योंकि नए सेल बनने के लिए फास्टिंग ज़रूरी है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत होती है डैमेज सेल की, जो आपके सेल जो हैं मर गए हैं किसी भी बॉडी पार्ट के, तो वो फिर से रीजेनरेट होने लगते हैं। तो उसे रीजेनरेट होने के लिए ज़रूरी है कि आप फास्टिंग में जाएं। जब आप फास्टिंग में जाते हो तभी आपके सेल नए होकर बनने लगते हैं और आपका जो भी पार्ट डैमेज है वो हील होकर नया होने लगता है। तो फास्टिंग जो होती है उसमें डैमेज सेल की जगह नए सेल बनने लगते हैं। तो 18 से 21 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है। अगर 21 घंटे की कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और रिज़ल्ट भी जल्दी मिलेगा, वरना 18 घंटे तो करना ही है। इसके अलावा अगर ड्राई फास्ट कर पाते हो, मतलब पानी भी नहीं पीते हो, तो और भी अच्छा है, क्योंकि किडनी में की प्रॉब्लम में पानी का परहेज़ करना पड़ता है। तो पानी ना पिए, अगर ड्राई फास्ट रखें तो बहुत अच्छा है, आपकी किडनी और भी तेज़ी से हील होगी। जैसे रोज़े में होता है, मुस्लिम्स में जो रोज़े रखे जाते हैं उसमें ना खाना खाया जाता है ना ही पानी, तो वो वाला फास्ट बहुत अच्छा है।
फिर भी अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रेगुलर आपको 15 डेज़ हर महीने करना पड़ेगा, आपको तलब लग रही है, मतलब बेचैनी हो रही है पानी के लिए, तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक बार में 30-40 ml ही, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml, बस इससे ज़्यादा पानी ना लें, एक बार में इतना ही पानी लें। अगर फास्ट रख रहे हैं तब भी और फास्ट नहीं रख रहे हैं तब भी, क्योंकि किडनी वालों को पानी का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना होता है कि पानी आप ज़्यादा पियोगे तो किडनी पे ज़्यादा आपकी ज़ोर पड़ेगा। तो एक बार में कोशिश करें 30-40 ml, मतलब 1 या 2 घूंट ही पानी पिएं, उसके बाद रुक जाएं, आधा घंटा पौना घंटा रुक जाएं, उसके बाद फिर से आप 30-40 या 50 ml तक पानी ले सकते हो, मगर इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 1 या 2 2-3 घूंट में 50 ml हो जाता है, छोटे छोटे। बड़े बड़े लोगे तो सिर्फ 2 घूंट में ही 50 ml आपका हो जाएगा। तो 1 2 3 घूंट ही लेना है पानी एक बार में। देखिए, हमारी बॉडी एक बार में 50 ml पानी ही एब्जॉर्ब कर पाती है, तो अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो किडनी पे ज़ोर पड़ेगा और आपकी किडनी हील होने में परेशानी होगी। ख़ास तौर से अगर डायलिसिस चल रही है तो इस बात का ख़ास एहतियात रखें। और अगर आप एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पे हो तो पानी का बहुत ज़्यादा एहतियात रखें कि एक बार में बस 1 2 घूंट ही पानी पिए, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं हो। कोशिश करें 30-40 ml में ही आपका काम चल जाए। क्योंकि अगर आपका डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, डायलिसिस का मतलब होता है एंड स्टेज किडनी डिजीज़, मतलब आपकी किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और आपका ब्लड जो है, ब्लड से पानी अलग नहीं हो पा रहा है। तो डायलिसिस वाले पेशेंट जो हैं, कोशिश करें कि ड्राई फास्ट ही रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो तो बस एक बार में 30 ml या 40 ml, मतलब 1 या 2 घूंट ही पानी पिए। बेहतर होगा नाप के लिए कोई छोटा सा ग्लास रखें 50 ml तक का, बस उसी से नाप कर पानी पिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि आधा घंटे के गैप के बाद फिर थोड़ा सा पानी पी लें, बट कोशिश करें पानी कम से कम ही पिए। अच्छा, सुबह से दोपहर तक ग्रीन जूस जो मैंने बताया है वो पी सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो ग्रीन जूस आपको लेना है करीब 200 से 250 ml तक, मगर एक बार 200 ml या 250 ml इतना बस काफ़ी होता है, मगर एक बार में नहीं, एक बार में सिर्फ 50 ml। क्योंकि ग्रीन जूस जिस तरह से छन्नी से छान कर मैंने बताया है लेने के लिए, उसमें फाइबर भी होता है, तो 50 ml तक एक बार में ले सकते हैं। तो 50-50 ml करके आधे या 1 घंटे के गैप पर सुबह सूरज निकलने के बाद से दोपहर के 2-3 बजे तक 50-50 ml करके ले सकते हैं। कोशिश करें 200 ml, बस इतना काफ़ी है, आप 250 ml तक मत जाइए, काफ़ी रहेगा इतना। अच्छा, ग्रीन जूस बनाना उसी तरह से है जैसे मैंने बताया है। उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स पड़ी हैं वो सब किडनी के लिए बहुत अच्छी हैं, बट बेरीज़ ना डालें क्योंकि बेरीज़ आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती हैं। तो बेरीज़ की जगह अच्छा है थोड़ा सा नींबू डालें, बट बस इतना ही जितने में वो जो है खट्टापन उस नींबू का बहुत ज़्यादा ऊपर ना आए और आपके वो जूस जो है वो आप पी भी पाओ। मतलब इतना नींबू डालें कि आपको खटास बहुत ज़्यादा महसूस ना हो आपकी टंग को, और जूस का टेस्ट भी अच्छा हो जाए। और बस थोड़ा सा ही नींबू डालना है। और नींबू का जो सिट्रिक एसिड है, आपको अगर स्टोन है तो किडनी में उसे तोड़ने में भी आसानी होती है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो किडनी स्टोन को तोड़ने में आसानी करता है। मगर यही सिट्रिक एसिड कई बार बहुत सी बीमारियों को, जो उसका सिट्रस खट्टापन होता है, बीमारियों को बुलावा भी देता है। तो नींबू जब भी यूज़ करें बहुत ध्यान से। नींबू पानी तो बिल्कुल पीना ही नहीं है कि हम नींबू जैसे उस पानी में नींबू निचोड़ के, हाँ, ग्रीन जूस में नींबू डाल रहे हैं तो उसको वो जो है दूसरी वेजिटेबल्स के साथ मिल गया है और दूसरा हमने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है, बस कुछ बूंदें
5-6 बूंदें आप, मतलब अब साइज़ अलग अलग होता है तो ऐसे मैं बता नहीं सकती, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि खटास बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि आप उस ग्रीन जूस को आराम से पी पाओ। तो इस ग्रीन जूस में ये नींबू भी आपकी थोड़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा जो सेलरी पड़ी है, सेलरी जो है वो भी किडनी में बहुत ज़्यादा, किडनी स्टोन हो या किडनी की प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके अलावा जो केल पड़ी है, केल आपकी शुगर को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हरा धनिया जो है वो आपके अंदर जो भी हैवी मेटल्स हैं उनको डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ग्रीन जूस की पूरी रेसिपी मैंने दे रखी है, उसमें ये चीज़ें उसमें जो पड़ी हुई हैं किस तरह से काम करती हैं वो सब मैंने बताया हुआ है, वो आप ज़रूर देखें। अच्छा, अब यहीं पर मैं बता दे रही हूँ एक बात और, कि अगर आप एंड स्टेज की किडनी डिजीज़ पे हो, तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा किडनी एकदम ही फेल हो जाती है तो पोटेशियम आपको रोकना पड़ता है। तो आप देख लो, ग्रीन जूस पीने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर आपकी बिल्कुल ही डायलिसिस चल रहा है, एंड स्टेज पे हो, तो फिर हो सकता है ग्रीन जूस आपको प्रॉब्लम कर दे, क्योंकि वो पोटेशियम रिच है, और पोटेशियम कई बार जो होता है हाई पोटेशियम, इसमें एंड स्टेज की जो किडनी डिजीज़ है उसमें मना किया जाता है। आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो और आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो इस चीज़ को देख लो, अगर ग्रीन जूस किडनी की प्रॉब्लम में वैसे तो पोटेशियम किडनी की अगर मतलब शुरुआती दौर है उसमें पियोगे आप ये जूस तो आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एंड स्टेज पर पहुंच गए हो तो मैं ये कहूँगी पी के देख लो आप, और पी के देख लो। अगर ऐसा लगता है कि पीने के बाद आपको 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा, अगर 2-3 दिन पी के देखोगे कहीं आपकी सूजन बढ़ तो नहीं रही है, या फिर आपको प्रॉब्लम दूसरी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है। ख़ास तौर से सूजन से पता चल जाता है, अगर आपके अंदर स्वेलिंग बढ़ रही है ये जूस पीने के बाद, तो फिर आप रुक जाओ। जब आपकी किडनी थोड़ी सी हील हो जाए उसके बाद इसको पियो, आप थोड़ा सा टाइम दो किडनी को हील होने के लिए, उसके बाद पियो। मगर इतना ध्यान रखना है, सुबह से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक ही पीना है बस ये जूस, और कोशिश करो 1 बजे तक ही ख़त्म कर लो, 1 या 2 बजे तक, 3 बजे तक भी मत जाओ। और एक बार में बस 40 या 50 ml, मतलब एक बार में सिर्फ 1 या 2 घूंट ही पीना है, इतना ही पीना है। आप ये मत सोचो कि मुझे 200 ml पीना है, मुझे 250 ml पीना है। बस सुबह से लेकर दोपहर तक 1 या 2 घूंट एक बार में पी लो। उससे ज़्यादा पीने की, 100 ml भी पी लोगे आप तो काफ़ी है आपके लिए। ज़्यादा उसके पीछे मत भागो, क्योंकि कभी कभी ये आपको प्रॉब्लम भी कर देता है, क्योंकि एक तो उसमें पानी भी है, ऊपर से उसमें पोटेशियम हाई है। तो इस चीज़ को देख लो, अगर ऐसा लगे कि फिर मतलब एंड स्टेज पे हो आप और आपको ये जूस पीने के बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, सूजन हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़े टाइम रुक जाओ। किडनी जब आपकी थोड़ी सी हील हो जाए, महीना 1.5 महीने में, फिर आप इसको ले सकते हो थोड़ा थोड़ा। लेना बस थोड़ा थोड़ा ही है, मतलब दिन में कई बार ले लो, 2-3-4 बार में ख़त्म कर लो इस तरह से। 50 ml अगर आप एक बार में लेते हो, 40 या 50 ml, तो फिर आप मतलब 3-4 बार में आपका 150-200 ml तक हो जाएगा। बस इतने तक ही जाओ, ज़्यादा मत जाओ, 250 ml भी आप मत पियो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो चीज़, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ दवा होती है लेकिन वो रिएक्ट भी करने लगती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये जूस जो है ये आपकी फास्टिंग में भी आप आराम से पी सकते हो, फास्टिंग के दौरान और नॉर्मल डेज में भी आराम से आप इसको पी सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका शुरुआती किडनी डिजीज़ है तो ये आपकी बाहर मतलब किडनी को एंड स्टेज तक जाने नहीं देगा, क्योंकि इससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा, और आपके अंदर जो किडनी में प्रॉब्लम करने वाले हैवी मेटल्स वगैरह हैं वो सब डिटॉक्स होंगे और आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बस ध्यान इतना ही रखना है कि एक बार में पूरा 150-200 ml नहीं पीना है,
थोड़ा थोड़ा करके कई बार में पीना है उसको, और दिन रहते पीना है, शाम में नहीं पीना है, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। तो अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो पीछे बताए गए सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप या फिर आपका डायलिसिस चल रहा है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा जो मैं बता रही हूँ। नंबर 1, शुगर को कंट्रोल करना होगा जिससे कि इंसुलिन आपका कंट्रोल रहे। और नंबर 2, पानी कम पीना है। एक बार में 50 ml से ज़्यादा नहीं, आधे या 1 घंटे बाद फिर 50 ml ले सकते हो। अगर डायलिसिस पे चल रहा है तो कोशिश करो 30-40 ml, सिर्फ 1 या 2 घूंट ही पानी एक बार में लो। एक बार में डायलिसिस वाले 1 या 2 घूंट, और अगर डायलिसिस नहीं चल रहा है, शुरुआती स्टेज है, तो 50 ml तक एक बार में ले सकते हो। बेहतर होगा नाप के लिए 50 ml का आप एक कप ले लो, नाप के पानी लो और उसी को पीना है आपको। इसके अलावा शाम में 4 बजे के बाद पानी ना के बराबर पीना है। अगर पीने का दिल ही चाह रहा है तो सिर्फ 1 घूंट, ना पियो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शाम में जैसे ही मतलब ये जो मून होता है, चांद जैसे ही चढ़ने लगता है, चांद चढ़ने के बाद वैसे भी नॉर्मली भी पानी जो है ना पिए आप तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनी की या कोई भी, तो भी आप कम ही पानी पिए, 1-2 घूंट से ज़्यादा ना पिए। ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर पी रहे हो तो बहुत कम पिए। और अगर ख़ास तौर से किडनी की प्रॉब्लम है तो आप ना पिए तो ही बेहतर है, और पीना है तो वही 1 या 2 घूंट, बहुत कम पिए पानी। क्योंकि आप पानी पियोगे, क्या होता है, मून जैसे ही चांद निकलता है तो जैसे आप देखते हो पानी समंदर में ऊपर उठने लगता है, तो वैसे ही आपकी बॉडी का पानी भी नेचुरली चढ़ने लगता है। बॉडी में पानी खुद ही बनता है शाम में, तो फिर आप ऊपर से पियोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करो शाम में 4 बजे के बाद पानी बिल्कुल ना के बराबर पियो। और 4 बजे के बाद मतलब रात के खाने में नमक भी नहीं खाना है। नमक अगर डालना ही है आपको तो आप ऊपर से छिड़क के खाएं, जिससे कि बहुत कम बॉडी में जाए आपकी नमक, क्योंकि आप रात में नमक खाओगे तो फिर आपको सूजन बढ़ सकती है। और रात का खाना कोशिश करें 6-7 बजे तक डिनर अपना फिनिश कर लें। रात में 8 बजे के करीब चाय ले सकते हैं, मगर चाय भी 50 ml ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि चाय भी लिक्विड ही है ना, तो लिक्विड पे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है किडनी डिजीज़ में। और खाने में कोशिश करें प्रोटीन पे ही आप रहें। हालांकि किडनी डिजीज़ में प्रोटीन वाली चीज़ें मना करी जाती हैं, वो इसलिए मना करी जाती हैं क्योंकि किडनी वालों का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो इसलिए, और उनका क्रेटिनाइन भी बढ़ने लगता है प्रोटीन खा के, तो क्रेटिनाइन आपका खुद ही कम होने लगेगा। प्रोटीन हमें खाना तो है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ये है, प्रोटीन से ही आप ठीक होगे, क्योंकि प्रोटीन आप नहीं खाओगे तो आप क्या खाओगे, फिर आप खाओगे कार्बोहाइड्रेट, वो आपको शुगर बनाएगा, और शुगर जो है किडनी के लिए बहुत ज़्यादा जहर है। तो हमें शुगर वाला खाना रोकना है, मतलब ग्रेन को रोकना है। ग्रेन कोशिश करें रात में तो खाएं ही ना, अगर दोपहर में खा रहे हो तो भी थोड़ा सा खाओ, कोशिश करो ग्रेन पे ना रहो, प्रोटीन वाली चीज़ों पे ही रहो। सूप ले सकते हो आप, जैसे बोन ब्रॉथ है, वो भी आपकी अगर हाँ, यहाँ मैं बता दे रही हूँ आपको, जूस अगर आप नहीं ले पा रहे हो, आपको जूस से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जूस की तरफ, ग्रीन जूस की तरफ मत भागो, आप फिर ये ले सकते हो बोन ब्रॉथ। तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो भी लिक्विड ही है, तो करीब 150-200 ml तक उसको ले सकते हो आप, मतलब 1 कप मान के चल लो कि 1 कप आपको दिन भर में ख़त्म कर लेना है। उसके लिए टाइम की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, मगर यही ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा सा ही पीना है, क्योंकि वो भी लिक्विड है, तो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा ही करके पिए, 50 या 60 ml तक एक बार में बस पिए। तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में ले सकते हो। बोन ब्रॉथ वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, और आपकी अंदर से किडनी को हील करने में भी मदद करेगा।
मगर प्रोटीन का आप जो भी बनाओ तो उसमें मैंने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को किस तरह से बढ़ाना है उसके लिए इम्प्रूव प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करके वीडियो दे रखी है। तो आप प्रोटीन जब भी बनाते हो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें डालो। जैसे कि मैंने सुपारी बताई है तो आप अपने बोन ब्रॉथ में सुपारी डाल सकते हो, या फिर पपाया जो कच्चा पपीता होता है उसका एक पीस डाल सकते हो। जो भी अपना खाना बना रहे हो उसमें थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें आप डालो तो आपका प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, वो आपको उसमें पता चलेगा कि आप किस तरह से खाने में अपने खाने में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाएगा, मतलब प्रोटीन आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि अगर सूप टाइप की चीज़ बना रहे हो तो उसमें आप सुपारी डाल सकते हो, सुपारी का टुकड़ा अपने हिसाब से देख के कितना डालना है आप देख लो, कितना बना रहे हो उस हिसाब से डाल दो उसमें। और वरना फिर कच्चे पपीते का टुकड़ा डाल सकते हो। और दिन भर में 1 या 2 पत्ते पान के आप ले सकते हो, पान को टी में डाल सकते हो, या फिर पान मतलब ऐसे ही चबा कर खा सकते हो। तो वो आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। और डाइट किस तरह मैनेज करनी है इसके लिए 15 डेज़ वेट लॉस डाइट और 15 डेज़ फास्टिंग वाली जो वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखें आप, चैनल पर है वो वीडियो, वो देखें। अच्छा, वेट लॉस डाइट में जो नॉर्मल डेज़ में मैंने बिना फास्टिंग के करनी है तो उसमें मैंने सुबह नाश्ते में फ्रूट बताए हैं 1/2 या 1 kg तक। बट यहाँ हमें किडनी के लिए और अगर आप ख़ास तौर से एंड स्टेज किडनी डिजीज़ से जूझ रहे हो तो फिर इतने फल मत खाओ, बल्कि कोशिश करो कि और अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो फिर आप फल बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि फलों की शुगर भी जो होती है वो नुकसान करेगी आपको। हमें शुगर को बिल्कुल ही रोकना है। तो अगर आप किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो फिर आप नाश्ते में फ्रूट्स मत खाओ। फ्रूट्स की जगह आप कोई और चीज़ ले सकते हो। अगर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए चाहिए तो आप खीरा थोड़ा सा खा सकते हो, मगर ये ध्यान रखना है सब्ज़ी भी अगर कोई आपको सलाद टाइप की चीज़ खानी है तो वो भी बहुत थोड़ी सी खानी है, क्योंकि उसमें भी पानी होता है। तो पानी का हमें बहुत ध्यान, ये नहीं कि अगर खीरा खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तो फिर आप ये कर सकते हो कि फिर प्रोटीन वाली कोई चीज़ ले सकते हो नाश्ते में, जैसे कि आप एग ले सकते हो, बहुत अच्छा है। आप बॉयल एग ले सकते हो या हाफ फ्राई करके ले सकते हो, इस टाइप की कोई चीज़ ले सकते हो। मगर कोशिश करो ये फ्रूट वगैरह भी अभी जब तक आपकी किडनी हील नहीं हो जाती है तब तक फ्रूट की शुगर भी आप रोक लो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये पाइनएप्पल जो है वो आप पका के खा सकते हो शाम के टाइम या किसी भी टाइम। वो आपकी क्या करेगा, प्रोटीन क्योंकि हम बहुत हाई ले रहे हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास पाइनएप्पल है तो आप पाइनएप्पल का, जैसे मैंने पाइनएप्पल की वीडियो में बता रखा है मुरब्बा उसका बनाना, तो वो आप बना के खा सकते हो। मतलब एक पीस ले लो, 100 to 100 ml तक खा सकते हो। और जब आप उसको पका के खाते हो तो उसका पानी भी लगभग आधे से ज़्यादा सूख ही जाता है, तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत अगर सलाद बतौर कोई चीज़ मत ही लो तो अच्छा है, क्योंकि सलाद में बहुत ज़्यादा पानी होता है और एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में हमें पानी को रोकना है। अगर चाह रहे हो दोपहर में कुछ खाना है ऐसा रिफ़्रेशमेंट के लिए तो बहुत कम खाओ, थोड़ा सा रुक रुक के थोड़ा सा खाओ। और ज़्यादातर कोशिश करो प्रोटीन पे ही रहो। हाँ, बस साथ में ये करना है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने वाली आपको चीज़ें लेनी है साथ में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में आपका ग्रीन जूस भी बहुत हेल्प करेगा। तो ग्रीन जूस किस तरह से लेना है वो भी मैंने बता रखा है। उसके अलावा जब भी प्रोटीन पकाओ तो उसमें प्रोटीन डाइजेस्ट होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो डालो आप। या फिर इस तरह से कर सकते हो, जैसे अगर आप एग खा रहे हो, एग पे आपने हाँ छोटा सा अगर पान का पत्ता है तो साथ में एक पान का पत्ता खा लिया आपने,
या फिर वो भी नहीं है आपके पास, थोड़ा सा कच्चा पपीता है, वो आपने थोड़ा सा बना के रख लो। मैंने बताया है सिरका डाल के, थोड़ा सा सिरका डालो उसमें, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कई बार सिरका भी नुकसान कर देता है, फर्मेंटेड होता है। तो आप बिना सिरके के भी खा सकते हो, उसकी चटनी सी बना के रख लो। मैंने फर्मेंटेड पपाया करके वीडियो देखी दे रखी है, तो उसमें मैंने बताया कैसे आप पपीते को खा सकते हो। तो कच्चे पपीते को थोड़ा सा या तो खाने में ही डाल लो या फिर उसको चटनी की तरह बना के, और जब भी प्रोटीन वाली चीज़ खा रहे हो तो फिर साथ में थोड़ा सा वो कच्चा पपीता, ज़्यादा नहीं खाना होता है, बस हाफ स्पून या हाफ स्पून ही काफ़ी रहेगा, वरना 1 स्पून ले लो और 1 टेबल स्पून से हाफ टेबल स्पून तक एक बार में खा सकते हो आप। तो वो चटनी की तरह बना के आप खा सकते हो। चाहो तो थोड़ा सा सिरका डाल लो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कई बार मैंने बताया ये फर्मेंटेड और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं कई बार नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कोशिश करो बिना कुछ डाले ही ऐसी सादा बस चटनी की तरह पीसा और खाने के साथ थोड़ा सा खा लिया। बाकी और चीज़ें मैंने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में बता रखी हैं, वो देखो किस तरह से आप खा सकते हो। बाकी फ्रूट्स वगैरह जो हैं, अगर एंड स्टेज पे हो तो मैंने पीछे बताया है, फिर एक बार बता रही हूँ, एंड स्टेज पे हो तो बिल्कुल भी मत खाओ, और अगर हाँ थोड़ा हील हो जाए तो थोड़े से खा सकते हो, मगर नहीं खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी हील हो जाए एक बार आपकी, फिर आप खा सकते हो इस तरीके की चीज़ें। तो नाश्ते में आप चाय ले सकते हो कम दूध वाली, उसके अलावा एग ले सकते हो, चने ले सकते हो बॉयल करके या फिर हाफ फ्राई करके, जैसे भी लेना चाहो आप, इस तरीके की चीज़ें आप लो। और उसके अलावा अगर सलाद खाना चाहते हो, देखो एंड स्टेज पे हो तो मत खाओ, क्योंकि सलाद में भी पानी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर मतलब शुरुआती स्टेज है तो भी कम खाओ सलाद भी, बस 100 से 150 ml तक लो, ज़्यादा मत लो, वो भी रुक रुक के, इतना ज़्यादा क्योंकि हमें पानी को भी रोकना है, तो इस बात का ध्यान रखो। और सैलड खा रहे हो तो ग्रीन जूस मत लो, ग्रीन जूस ले रहे हो तो सैलड मत लो। वैसे ग्रीन जूस आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपकी शुरुआती स्टेज है किडनी की, और अगर लास्ट स्टेज है तो मैंने बताया ही है, अगर आपको लग रहा है कि ग्रीन जूस पीने के बावजूद आपको स्वेलिंग हो रही है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, तो फिर आप मत लो, जब किडनी आपकी थोड़ी हील हो जाए तो आप लो फिर उसको। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि सैलेड और जूस जो भी है उसमें पानी होता है, और किडनी पर जो कि किडनी पर आपकी ज़ोर डालेगा, तो जब तक किडनी हील ना हो जाए पानी की एहतियात रखनी है। कोशिश करें खाने में कार्बोहाइड्रेट कम से कम ही हो, गेहूं चावल बिल्कुल नहीं, जब तक किडनी ठीक ना हो जाए तब तक। अगर आप ये खाना ही चाहते हो, कोशिश करो ग्रेन मत खाओ, और अगर खाना ही चाहते हो दोपहर में आप मिलेट राइस या फिर मिलेट रोटी ले सकते हो। वो भी कभी अगर देखो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी फिर प्रोटीन पे ही रहो आप, तो आपके लिए बेहतर है। दाल पी लो, दाल में नींबू आप थोड़ा सा निचोड़ो, दाल बना के, दाल का सूप। अगर इतना लग रहा है कि हम गोश्त इतना नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं दिल चाह रहा है, दाल का सूप पी सकते हो आप। दाल में मतलब थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाओ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, और दाल में अपने थोड़ा सा लेमन डालो उसमें आप, और उसको पियो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका पेट भी भरेगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा, मगर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखो उसको। तो दाल का सूप की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो आप देखें किस तरीके से बनता है, बहुत टेस्टी होता है वो, और वो आप एक बार दिन में खाने में ऐड कर सकते हो, वो आपका पेट भी भरेगा और आपका जो टेस्ट बड है उसको अच्छा भी लगेगा वो। इसके अलावा आपके खाने में ये ध्यान देना है आपको कि प्रोटीन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ फैट भी अच्छी मकदार में होना चाहिए। तो आप अगर बोन ब्रॉथ पी रहे हो तो उसमें तो होता ही है फैट, और अलग से इतना डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दाल वगैरह पी रहे हो तो उसमें अच्छे से आप या तो एनिमल फैट चर्बी डालो, चर्बी बहुत फ़ायदेमंद होती है, और वरना अगर देसी घी अच्छी क्वालिटी का है आपके पास तो वो ले सकते हो।
बीच में अच्छा स्नैकिंग करने के लिए आप थोड़ा सा बटर भी खा सकते हो, मगर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बीच में जैसे स्नैक, क्योंकि बटर जो होता है एक फिलर की तरह होता है, तो आप 1-2 चम्मच आराम से खा लोगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि किडनी को हील होने के लिए भी फ़ैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और तो खाने में फ़ैट आपको अच्छी क्वांटिटी में रखना है। उसके अलावा आप रिफ़्रेशमेंट के लिए स्टीम्ड क्रूसीफर वेजिटेबल्स ले सकते हो, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मतलब जो मैंने वो बताया है, अचार बता रखा है मैंने sauerkraut वगैरह, वो मत लो प्रोबायोटिक का। प्रोबायोटिक्स मैं बार बार अब बता रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे बहुत गुणगान कर रखा है उसका, कि बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये अचार टाइप की चीज़ें आप मत खाएं। उससे कहीं बेहतर होता है कि आप स्टीम करके वेजिटेबल खा लो। तो स्टीम्ड वेजिटेबल की सैलेड भी मैंने दे रखी है किस तरह से बनाना है, और बेस्ट होता है क्रूसीफर वेजिटेबल, मतलब गोभी फैमिली जो होती है। आप पत्ता गोभी ले सकते हो, फूल गोभी ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो। इस तरह की जो भी क्रूसीफर की वेजिटेबल होती, थोड़ी सी आप खाने के साथ खा सकते हो। उससे क्या होगा, आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प मिलेगी और आपको रिफ़्रेशमेंट भी मिलेगा। तो खाने के साथ दोपहर में भी और शाम में भी आप स्टीम्ड वेजिटेबल थोड़ी सी ले सकते हो। जैसे रात के खाने में आपने कबाब लिए, साथ में थोड़ी सी स्टीम की हुई पत्ता गोभी ले ली, या फिर थोड़ा सा चाहो तो अगर सिरका आपको रिएक्ट नहीं करता है तो थोड़ा सा डाल सकते हो, या फिर फूल गोभी या ब्रोकली या इस टाइप की चीज़ जो है स्टीम करके ले ली। और उसमें इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पत्ता गोभी में थोड़ा सा सिरका अच्छा लगता है, अगर डालना चाहो डाल सकते हो, वरना उसका टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा होता है अगर सादा खाओगे तो। और अगर चाहते हो, शादी नहीं अच्छी लगती है तो थोड़ी सी अपने उसमें बटर में, देसी घी में, बटर में, या फिर फैट में जो एनिमल्स की चर्बी होती है उसमें उसको सॉटे भी कर सकते हो क्रूसीफर वेजिटेबल्स को, और उसको मतलब थोड़ा सा वो लेके और उसमें फ्राई कर लिया हल्का सा, और वो भी खा सकते हो आप। लेकिन फ्राई भी तभी करना है, स्टीम कर लो पहले उनको, सॉफ्ट हो जाए वो, उसके बाद उसे हल्का सा फैट डाल के उसको फ्राई करके आप खाने के साथ ले सकते हो। तो खाने में जब तक आपकी किडनी हील ना हो जाए तब तक प्रोटीन और फैट की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। और साथ में अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ग्रीन जूस और थोड़ी वेजिटेबल सैलेड जो है वो आप ले सकते हो, चाहे स्टीम करके अगर लोगे वेजिटेबल्स को तो वो बहुत अच्छा है, ख़ास तौर से क्रूसीफर। उसमें जो थोड़ा सा पोटेशियम वगैरह है वो आपकी हेल्प ही करता है। पोटेशियम मना करते हैं लेकिन हेल्प ही करता है आपकी। तो देख लो, अगर मैंने पीछे भी बता रखा है एंड स्टेज है और आपको लग रहा है अगर पोटेशियम आपको नुकसान कर रहा है ग्रीन जूस वगैरह, तो फिर मत लो। थोड़ी सी स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले सकते हो क्रूसीफर वाली, वो आपको कोई मेरे ख्याल से नुकसान नहीं करेंगी। फिर भी अगर देख लो, अगर कुछ लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मत खाओ, प्रोटीन और फैट पे ही रहो आप, जब तक कि आपकी किडनी पूरी तरह से हील नहीं हो जाती। इसके अलावा रात के खाने में नमक, और दिन में भी कम लेना है नमक, और रात के खाने में तो बिल्कुल ना के बराबर, तो ऊपर से छिड़क कर ही नमक खाएं, कम खाएं, क्योंकि नमक खाओगे तो आपकी सूजन बढ़ेगी और बॉडी में पानी आपकी रुकेगा। तो रात के खाने में ख़ास तौर से 4 बजे के बाद एहतियात करें नमक का। और नमक खाना वही है, या तो आप सेंधा नमक लीजिए या फिर ये जो होता है समंदरी नमक, ये जो सी सॉल्ट होता है वो ले। इसके अलावा ग्रीन जूस में जो सेलेरी डाली है हमने, तो सेलेरी किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, अमोनिया और यूरिया को कम करती है किडनी में, और किडनी में ये दोनों चीज़ें बढ़ी रहती हैं तो उसको कम करने में बहुत हेल्प करती है सेलेरी। इसके अलावा खाने में जिंक होता है, तो जिंक भी अमोनिया और यूरिया को कम करता है। तो जिंक के लिए रेड मीट खाने में होना चाहिए। जिंक का सबसे अच्छा सोर्स रेड मीट ही होता है। इसके अलावा सलाद बतौर आप क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो मैंने पीछे भी बता रखी हैं, उसको मतलब थोड़ा सा स्टीम करके ले सकते हो। पत्ता गोभी हो गई और फूल गोभी, ब्रोकली, इस टाइप की चीज़ें आप स्टीम करके खाने के साथ थोड़ी सी ले सकते हो।
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पीछे भी हालांकि बता चुकी हूँ कि फैट में एनिमल फैट ही लेना है, ये बीजों वाला तेल नहीं खाना है। और शुगर बैलेंस करने के लिए डाइट और फास्टिंग के साथ कुछ और ज़रूरी टिप्स के लिए डायबिटीज़ क्यों और कैसे वीडियो ज़रूर देखें। और किडनी या कोई भी ऑर्गन और अगर डैमेज है तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्टिंग से आपके डैमेज्ड सेल जो होते हैं नए होकर बनने लगते हैं। तो आपकी किडनी फिर से बनने के लिए, दोबारा से रीजनरेट होने के लिए फास्टिंग ज़रूरी है। अच्छा, किस तरह से करनी है फास्टिंग, इसके लिए फास्टिंग डाइट वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब आते हैं टाइम पर। तो पूरी तरह किडनी ठीक होने में और फिर से बनने में कोई 4 से 5 साल तक लग सकते हैं, बट इस तरह से शुगर बॉडी में कम करके और दूसरे बताए गए एहतियात करने से आपको 1 महीने के अंदर ही आराम आने लगेगा। और अगर डायलिसिस में चल रहे हैं तो आपकी जो डायलिसिस की फिटिंग्स हैं वो भी कम होने लगेंगी। तो जैसे जैसे आपकी तबीयत सुधरती जाए तो दवाएं कम करते जाएं, और डायलिसिस अगर चल रहा है तो वो भी कम कराएं, और धीरे धीरे करके बिल्कुल ही दवा और डायलिसिस बंद कर दें। एकदम अगर देखिए आपकी दवाएं चल रही हैं और आपका डायलिसिस भी चल रहा है तो एकदम तो आप नहीं रोक सकते। डाइट और फास्टिंग करने के बाद आपको खुद ही रिलीफ होगा। जब आप दवा कम लोगे और डायलिसिस जैसे आपका हर 15 दिन पे हो रहा है तो आप 1 महीने पे कराओ, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको बीच में ज़रूरत 15 दिन पे महसूस ही नहीं होगी, आपकी स्वेलिंग नहीं होगी और परेशानियाँ नहीं होंगी। तो धीरे धीरे करके अपनी दवाएं भी खुद ही अपनी हालत देखें कैसी हो रही है और कम करते जाएं, और डायलिसिस भी इसी तरीके से गैप दे दे के और कम करें, आप अपना कम करते हुए बंद कर दें। जब आप देखिए दवाओं से और इस तरीके के जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं पूरी तरह से निजात पाओगे, तभी आपका जो रीजनरेशन का काम है, किडनी के बनने का काम है, वो तभी ठीक हो पाएगा, कि शुरू हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप ये दवाएं खाते रहोगे वो आपको अंदर से डैमेज करती ही रहेंगी, इन्फ्लेमेशन बना ही रहेगा आपके अंदर। तो ये ज़रूरी है, इसीलिए बता रही हूँ मैं। बाकी आपको क्या करना है, आपकी हेल्थ है, आप खुद देखो। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी किडनी हील हो रही है? तो अगर दवा की क्वांटिटी और डायलिसिस कम करवा के या बंद करने के बाद आपको पहले वाले सिम्टम्स जो दवाएं शुरू होने से या डायलिसिस होने से पहले थे वो अब नहीं है, मतलब एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा है, सूजन या तो बहुत कम हो गई है या है ही नहीं, उल्टियाँ वगैरह नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है और हाँ, पेशाब आपको नॉर्मल आ रहा है और पेशाब का कलर भी नॉर्मल है, जैसा होता है हल्का येलो। रात में आपको बार बार पेशाब की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। सूजन कम होने लगे तो दवा कम करने लगे, चाहें तो तसल्ली के लिए टेस्ट करवाते रहें, उसमें आपको अपनी कंडीशन को समझने में आसानी होगी। बट डॉक्टर से बहुत होशियारी से बात करें कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी मदद ली जा सकती है, बट ध्यान रखें वो आपका पीछा मुश्किल से ही छोड़ेगा, और उसे ये पसंद भी नहीं आएगा कि आप अपने आप से कुछ करके ठीक हो जाएं, क्योंकि उसका मरीज़ कट रहा है, उसकी इनकम पे असर पड़ेगा। तो बहुत समझदारी से अगर डॉक्टर दवा कम ना भी करे तो खुद ही डोज कम करें, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स दवा की डोज बढ़ाने में ही इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि घटाने में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। वैसे इस तरह की डाइट करके 1 महीने में ही आपको अपने अंदर काफ़ी फ़र्क महसूस होने लगेगा। अगर डायलिसिस घर पर अगर हाँ, डायलिसिस जो है आप घर पर भी कर सकते हो, मतलब मशीन वाला नहीं बता रही हूँ मैं, ये एक तरीका, आप अगर डायलिसिस चल रहा है तो आप ये करके देख सकते हो कि आपको अगर ज़रूरत महसूस हो। अगर इससे रिलीफ ना मिले तो आपको जो करना है करो, लेकिन एक बार ये भी उपाय करके देख लो आप।
तो इसके लिए आपको टब लेना पड़ेगा। तो अगर मौसम ठंडा है तो आप गर्म पानी से करें, जैसे कि पानी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री होना चाहिए और टेम्परेचर ये ध्यान रखना है, मेंटेन रखना है। तो गर्म पानी की बाल्टी एक खौलते पानी की साथ में रखें और जैसे ही पानी थोड़ा सा ठंडा होने लगे उसमें ठंडा पानी निकाल के थोड़ा कम करके गर्म पानी फिर से ऐड कर दें, जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे 40 डिग्री तक। तो 40 डिग्री तक टेम्परेचर पे आप लगभग 40 मिनट तक पैरों से लेकर गले तक आपका होना चाहिए पानी, इतने में आप बैठें लगभग 40 मिनट तक। तो आप देखोगे आपको यूरिन आ रहा है, खूब ज़्यादा पेशाब आएगा और इस तरह से आपका डायलिसिस घर पर ही हो जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, गर्मी है तो आप खूब ठंडा पानी लीजिए जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, क्योंकि ठंडे पानी से भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन के हेल्प मेडिकली बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये कई रिसर्च हो चुकी हैं ठंडे पानी पे। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा गर्म से ज़्यादा ठंडा कारगर होता है। तो ठंडे पानी का आप जितना आपको आप क्या कर सकते हो, ठंडे पानी में तो इजी है कि आप गर्मी का टाइम ख़ास तौर से है तो ये ध्यान रखें कि मौसम किस तरह का है, मतलब गर्म पानी जो है वो उसमें करें ठंडी के मौसम में, और जब ठंडी गर्म मौसम हो तो फिर ठंडे पानी से इस तरह से करें। तो ठंडा जितना आपको तेज़ से तेज़ ठंडा बर्दाश्त हो जाए उतना पानी आप लीजिए, और टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना है, उसके लिए आप आइस रखिए, बर्फ़। तो आइस रखिए कपड़े में लपेट कर या किसी भी तरह से, और जैसे ही वो थोड़ा हल्का पड़ने लगे, हल्का ठंडा, उसको फिर से आप आइस पानी निकाल के थोड़ा सा और फिर से और आइस उसमें डाल के टेम्परेचर मेंटेन रखिए। और उसको कैसे करना है, उसी तरह से कि पैरों से लेके आप गले तक लेट जाइए, मतलब सिर नहीं डूबना चाहिए आपका, वरना मर भी सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि गले तक होना चाहिए पानी। तो आप 40 मिनट तक बैठें ठंडे पानी में, और आप देखोगे ऐसा करने से आपको पेशाब आएगा। और जैसे डायलिसिस में यही तो होता है ना, पानी निकालना होता है, तो आपको पेशाब से पानी आपका निकल जाएगा, जो भी आपका मतलब रिटेन हुआ हुआ पानी होता है, मतलब बॉडी जो है फिल्टर करने लगेगी पानी को। तो इस तरह से आप करके डायलिसिस घर पर ही कर सकते हो। तो करके देख लो, क्योंकि बहुत से लोगों को इंडिया में ये काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पे हालांकि हॉट वाटर से ही कराते हैं। तो कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, ये आजमाई हुई चीज़ है। तो इस तरह से आप घर पे डायलिसिस कर सकते हो। तो इस तरह से, और अगर रिलीफ ना मिले आपको, इससे भी वैसे मिल जाता है इस टेक्निक से रिलीफ, अगर नहीं मिलता है तो अपने देख लो क्या करना है आपको। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी किडनी और लिवर को ठीक कर लिया तो आपकी विटामिन डी की कमी की जो प्रॉब्लम है, जो आजकल बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, हर किसी को हो रहा है विटामिन डी की कमी, तो ये खुद ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो एक हार्मोन होता है, जिसे बनने के लिए किडनी और लिवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। किडनी और लिवर में ही ये बनता है कोलेस्ट्रॉल की मदद से। तो एक तो विटामिन डी, हालांकि मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, मगर यहाँ मैं एक हिंट दिए चलती हूँ कि विटामिन डी की कमी आपकी खुद ही सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपनी किडनी और लीवर पे काम कर लेते हो। तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जो है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, वो एक इजी होता है वो तो निकालना बहुत ज़्यादा, तो वो मैं एक अलग वीडियो, ये जो थी ख़ास तौर से डायलिसिस और जिन्हें किडनी के पेशेंट हैं जो, उनके लिए बनाई गई वीडियो है। तो इस तरह से आप ये डाइट फॉलो करके, फास्टिंग करके आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा मिला है किडनी में, तो फिर आप ये जो है इस डाइट पर कमेंट करें और दूसरों को भी ये डाइट ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको किडनी आपके मतलब किडनी जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और आपकी बॉडी में कहीं भी, यहाँ मैं एक चीज़ बता देती हूँ, कहीं भी आपके सूजन हो रही है, ख़ास तौर से अगर ब्रेन में हो गई है सूजन, बताई है डॉक्टर ने कि दिमाग पे सूजन आ गई है। सूजन का मतलब है पानी भरना, जैसे दिमाग में पानी भर रहा है या बॉडी में किसी भी जगह आपके पानी भर रहा है, तो फिर आप समझ जाइए किडनी की प्रॉब्लम ही है आपको।
किडनी पे आप करोगे, आपकी वो प्रॉब्लम खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों का बताते हैं डॉक्टर के दिमाग में पानी भर रहा है, तो बॉडी का जहाँ भी कहीं अगर बताया है डॉक्टर ने कि पानी भर रहा है किसी ऑर्गन में, आपके लंग्स में पानी भर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है। आप किडनी पे काम कर लोगे तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। हालांकि मैं इन चीज़ों के लिए अलग वीडियोस बना दूंगी, मगर यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में पानी भर रहा है, सूजन हो रही है, तो समझ जाओ कि किडनी जो है उस पर असर आ गया है। तो किडनी को आप ठीक कर लो, आपकी वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। और जो मैंने डायलिसिस का तरीक़ा बताया है, टब में बैठना, टब में लेटने वाला पानी भर के, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी टब में जैसे आपने पानी भरा है, तो जब उसमें एंटर करना है तो फिर पैरों से एंटर करना है। मतलब ध्यान रखना है कि वैसे भी टब में आप जाओगे पैर ही पहले पड़ेंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, ऊपर से पानी डालना शुरू कर देते हैं सिर के ऊपर से या कंधों से, तो वो ये गलत तरीक़ा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है और वो होता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसमें जाएं हॉट वाटर में या फिर ठंडे पानी में, तो पहले आपके पैर जाना चाहिए पानी के अंदर, चाहे गर्म हो या ठंडा। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे आप दूसरे पार्ट्स जो हैं वो पानी के कांटेक्ट में लाइए। नहाते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप नहा रहे हो तो आपको अपने पैरों पे पहले पानी डालना चाहिए और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ पानी सर पे सबसे आखिर में डालना चाहिए। वरना अगर आप सिर पे डायरेक्ट पानी डालते हो, ठंडा, ख़ास तौर से ठंडा अगर डाल लो, गरम से तो फिर भी इतना नहीं होता है, लेकिन गरम का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी जब भी डालो बॉडी पे तो नीचे से पैरों से सिर की तरफ होना चाहिए, सिर से पैर की तरफ नहीं। तो जब पहली बार डालो तो उसके बाद फिर बाद में सिर से डाल सकते हो, जब पूरी बॉडी आपकी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो। वरना अगर आप डायरेक्ट सिर पे ठंडा डालोगे पानी तो फिर फालिज होने का, या गर्म भी डालोगे डायरेक्ट एकदम, तो फालिज होने का बहुत चांसेस रहते हैं नहाते टाइम पे। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप नहा रहे हो, बच्चे को नहला रहे हो, तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि पहले उसके पैरों पे पानी डालना है, पैरों से फिर टांगों पे, फिर ऊपर धड़, फिर पैरों से ऊपर होते हुए टांगों पे और ऊपर के हिस्से पे, पेट पे, धड़ पे, कंधों पे और फिर लास्ट में सिर पे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें।